हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज में। काफी टाइम से बच्चे कह रहे थे सर के बिजनेस का भी कुछ रिवीजन कराया जाए, तो आज एक चैप्टर को फटाफट से कवर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 जो हमारे एग्जाम्स में 7 to 8 मार्क्स की कवरेज रखता है। एक छोटा सा चैप्टर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कह सकते हैं इसे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं बहुत आसान चैप्टर है, बट इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल है जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो उनका मीनिंग समझते हैं और रिटेन करते हैं। देखो बेटा, पहली बात तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दो लोगों ने दिए हैं, एक का नाम है टेलर और एक का नाम है फ्योल। टेलर का पूरा नाम है F.W. टेलर। ही वॉज बॉर्न इन 1856 इन USA। He was also known as father of scientific management। इन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और ये दो चीजों के रिलेटेड में कंसर्न थे। He was concerned about two things। Number one, efficiency of worker, and दूसरा optimum utilization of resources। तो कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं who was Taylor। तो पूरा नाम F.W. टेलर, born in 1856 in USA, father of scientific management। He was also known as concerned about efficiency of worker and optimum utilization of resources। इन्होंने हमें 4 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के। पहला, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें पुराने तरीकों पे स्टक नहीं रहना, रादर वी शुड बी एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू मेथड विच मेक्स द वर्क मोर सिंपलर, जिससे काम आसान हो जाए एंड वी कैन डू मोर वर्क विद द सेम एफर्ट्स। सेम एफर्ट से हम ज्यादा काम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट has brought about dramatic improvement in the field of computer। कंप्यूटर हमारे लिए ऑलरेडी इनोवेशन था, पर उसकी फील्ड में हमने स्टॉप नहीं किया, हमने एक्सपेरिमेंट करे और कंप्यूटर की फील्ड में इंटरनेट को लेके आए, जिससे बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई थी। ठीक है, पहला इसका एग्जाम्पल है हमें पुराने तरीकों पे स्टक नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर की फील्ड में इंटरनेट। तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो बेटा, क्या होता है जनरली मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे को अलग अलग मानते हैं। मैनेजमेंट मानती है वर्कर को क्या कि लेबर है, काम कराएंगे घर चला जाएगा, जितना हो सके काम करा लो। लेबर क्या सोचती है, हमें तो सैलरी मिलनी है भाई, काम करो और अपने घर जाओ। मतलब दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। पर यह प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए that management and worker consider each other as indispensable। यानी कि सब एक दूसरे को क्या माने, indispensable, यानी कि एक दूसरे के साथ रहें। उन्हें यह पता चल जाए कि हम एक दूसरे के साथ काम कर सकें। अगर उन्हें यह समझ आ गया, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। क्योंकि वैसे तो मेंटली क्या सोचते हैं, मैनेजमेंट सोचती है वर्कर है काम कराओ, वर्कर सोचता है मैनेजमेंट है काम करो भागो। ऐसी सोच को बदल दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। और ये हमने पढ़ा कहां पे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। इसका एक एग्जाम्पल है जापानीज कल्चर। जापानीज कल्चर इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। क्या लिखा है जापानीज कल्चर में कि वर्कर को अगर स्ट्राइक पे जाना है तो वो ब्लैक बैचेस पहनते हैं एंड दे वर्क मोर देन द नॉर्मल वर्किंग। ज्यादा काम करते हैं जिससे कि मैनेजर की सिंपैथी गेन कर सके। तो क्या हुआ, मेंटल रेवोल्यूशन, कि हम मुझे स्ट्राइक पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, ब्लैक बैचेस पहनूंगा और ज्यादा काम करूंगा जिससे उसकी सिंपैथी गेन कर सकूं। इसको बोला मेंटल रेवोल्यूशन। तो पेपर में कई बार आता है व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन, तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, व्हेन सच एन एटमॉस्फेयर इज कंसिडर्ड दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर कंसिडर ईच अदर एज इंडिस्पेंसिबल, इट इज नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, आगे, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि हमें अकेले काम नहीं करना, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। मैनेजमेंट को कोई भी अगर टास्क सेट करना है तो वर्कर से कंसल्टेशन लेके करे, क्योंकि अगर वर्कर से पूछ के किया जाएगा दे विल ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव द टारगेट। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेट करके करना, अकेले नहीं। डेवलपमेंट ऑफ एवरी वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या है, हर वर्कर की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। और यहां पे ना एक सीक्वेंस है, क्या लिखा है कि इंडस्ट्री की एफिशिएंसी, यानी कि इंडस्ट्री में काम अच्छा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन वर्कर एफिशिएंसी, एंड वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन देयर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। देयरफॉर टेलर इंसिस्टेड दैट ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज। उनको सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखे, एंड आफ्टर सिलेक्शन दे मस्ट बी गिवन जॉब
अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो बेटा होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि एक सीक्वेंस है, यही लिखा हुआ है नोट्स में, अगर आप पढ़ेंगे और जरूरत पड़े तो मेरे से नोट्स डिमांड कर लेना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इनसे अगर कुछ बच्चे डायरेक्टली यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको नोट्स वहीं पे दे दूंगा। तो ये क्या है, 4 प्रिंसिपल खत्म हो गए। अब आती है टेलर की टेक्निक्स। अच्छा, जो टेलर ने प्रिंसिपल दिए हैं उन्हें हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। तो पेपर में केस स्टडी आएगी, अगर इनके मतलब क्लियर है, यू कैन इजीली आंसर इट। तो 4 प्रिंसिपल: साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। होपिंग समझ आया होगा। आगे चलते हैं। टेक्निक उसने दी है 7 टेक्निक। पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये टेक्निक कहती है कि हमें वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड। हर काम एक एक्सपर्ट को देना चाहिए। टेलर कहते हैं कि हर काम 2 पार्ट में होता है, एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। दोनों में फर्क है, वो मानते हैं। प्लानिंग का मतलब किसी के बारे में सोचना, प्लान बनाना किसी काम के बारे में। एग्जीक्यूशन मतलब उस काम को शुरू करना। और कहते हैं जब भी आप प्लान बनाते हैं तो हमें 4 मैनेजर रखने पड़ते हैं। पहला डिसिप्लिन इंचार्ज, दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा रूट क्लर्क। डिसिप्लिन इंचार्ज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि काम टाइम से स्टार्ट हो, टाइम से पूरा हो। डिसिप्लिन इंचार्ज यानी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप नोट्स में देखिए एक एक लाइन यही लिखी हुई है। ये ऑर्डरली वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क 2 काम करता है, एक तो स्टार्टिंग एंडिंग टाइम बताता है, साथ में प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाता है कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें किसी प्रोडक्ट की। लास्ट रूट क्लर्क ये बताता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन, कि हम किस सीक्वेंस में स्टेप्स लेंगे, उसका रूट बताएगा। तो ये 4 प्लानिंग में चलते हैं। आप याद करना चाहें तो कैसे हो सकता है, देखो बेटा, हम प्लान बना रहे हैं कि हमें डिसिप्लिन अचीव करना है। तो डिसिप्लिन अगर अचीव करना है तो मेरी इंस्ट्रक्शंस को टाइमली रूट से फॉलो करो। डिसिप्लिन अचीव करना है तो मेरी इंस्ट्रक्शन को टाइमली रूट से फॉलो करो। तो वही हो गए डिसिप्लिन इंचार्ज, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क। ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूशन फंक्शन की बात करूं तो यहां 4 बॉस है: स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। इसको हम एग्जीक्यूशन की बजाय प्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब कोई गाना प्रोड्यूस होना हो, गाने की प्रोडक्शन की बात करें तो वहां आजकल रैप सॉन्ग्स चल रहे हैं, दैट इज स्पीड बॉस। ग्रुप में बनाते हैं गैंग बॉस, रिपेयर बॉस क्योंकि एक बार में फाइनल नहीं होता, और इंस्पेक्टर यानी कि वो उसको चेक करता है। अब समझते हैं स्पीड बॉस का काम क्या होता है। स्पीड बॉस का काम होता है काम ऑन टाइम पूरा हो। गैंग बॉस का काम क्या होता है, जो जो टूल्स और मशीन चाहिए उनको असेंबल यानी इकट्ठा करके रखना। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, टूल्स और मशीन को वर्किंग कंडीशन में रखना। इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी पे चेक रखना कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि अकेली 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन है ये। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या होता है, काम को स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे। 3 चीजों का स्टैंडर्ड बनता है, रॉ मटेरियल, टाइम एंड मशीन। और सिंप्लीफिकेशन मींस पुटिंग एन एंड टू अननेसेसरी टाइप ऑफ वर्क। फालतू के काम को बंद करो। फॉर एग्जाम्पल, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शूज बना रही है साइज ऑफ 1, 2 एंड 3 साइज। अब किसी ने डिमांड करी मुझे तो 1.5 चाहिए, 1.75 चाहिए, इट विल सिंपली बी रॉन्ग। पता है क्यों? क्योंकि 1 और 2 साइज के बीच में इतना सा गैप होता है। या तो 1 ले लो, टाइट आ रहा है, 2 ले लो। इसके बीच में 1.5 बनाने में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अगली है मेथड स्टडी। देखो मेथड स्टडी सिंपल सा तरीका बताती है, कह रहे कोई भी काम को करने के तरीका एक से ज्यादा होता है, पर हमें उसमें से कौन सा मेथड चूज करना होता है, द बेस्ट मेथड, जिसमें कॉस्ट कम से कम हो, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो, दैट इज मेथड स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहती है कि अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करो, लाइक लिफ्टिंग, पुलिंग, शिफ्टिंग। आपका जो काम है ना उसे सीक्वेंस में रखना कि यहाँ पे कटिंग हो रही है तो यहीं पे पैकिंग हो जाए, यहीं पे स्टिचिंग हो जाए, जिससे कि एक जना उठा के ला रहा है, एक लेके जा रहा है, वो टाइम वेस्ट ना हो, दैट इज मोशन स्टडी। टाइम स्टडी क्या बताती है कि हमें एक वेल डिफाइंड जॉब को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, जिससे कि हमें यह पता लग सके हम कितनी वर्कर रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक दिन में एक वर्कर 10 यूनिट बना के दे रहा है और मुझे दिन में 100 यूनिट बनानी है, तो मैं कितने वर्कर रखूं, 10
ऑब्वियसली ये कैसे पता लगा? टाइम स्टडी। तो इससे सिर्फ हमें कंप्लीशन टाइम नहीं पता लगता, इससे हमें वर्कर का भी पता लग जाता है कि कितने चाहिए। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मींस बोर होना, टायर्ड होना। कह रहे एक पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड इफ ही डज नॉट टेक रेस्ट वाइल वर्किंग। कह रहे पर्सन टायर्ड होगा ही होगा अगर वो काम करते टाइम रेस्ट ना ले। तो रेस्ट लेना जरूरी है। द रेस्ट इंटरवल विल हेल्प हिम टू रीगेन द स्टैमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। और फटीग होने के कारण क्या होते हैं? जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनसूटेबल वर्क और अनसूटेबल वर्किंग कंडीशन। समझ आ गई बात? लास्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका मतलब क्या है? हम पीस वेज यानी पर पीस की जो वेजेस है ना वो अलग अलग रखेंगे। ये टेलर ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वो डिफरेंशिएट करना चाहता था बिटवीन एफिशिएंट वर्कर एंड इनएफिशिएंट वर्कर। वो कहता है जो एफिशिएंट वर्कर है उन्हें रिवॉर्ड दो और जो इनएफिशिएंट है उन्हें फालतू पैसा ना दो। क्यों? क्योंकि जो एफिशिएंट है वो मोटिवेटेड होंगे और इनएफिशिएंट उन्हें देख के काम करेंगे। तो उसने क्या करा? पहले इसमें एक एग्जांपल लिखा है। उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करा, स्टैंडर्ड वर्क फिक्स करा कि एक वर्कर एक दिन में 10 यूनिट्स बनाएगा। अगर उसने 10 या 10 से ज्यादा बनाई, स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड बनाई, ही विल बी पेड 50 पर यूनिट। बट अगर उसने स्टैंडर्ड से कम बनाई, ही विल बी पेड 40 पर यूनिट। ऐसा फिक्स किया। नाउ सपोज अ वर्कर मेक 11 यूनिट्स, ही विल गेट 50 into 11, 550. And another worker makes 9 units. He will get 9 into 40, that is 360. तो एक को 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे 550 मिले, एक को 360 मिले। डिफरेंस ऑफ 190 इज इनफ फॉर इनएफिशिएंट वर्कर टू गेट मोटिवेटेड एंड परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी। ठीक है बेटा? तो यहां पे हमारा खत्म होता है टेलर का काम। अब हम बात करते हैं फ्योल के प्रिंसिपल। बहुत सिंपल से प्रिंसिपल है इसके तो, बट 14 है तो बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो, पहला है यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक सबऑर्डिनेट का एक सीनियर होना चाहिए। एक का एक लिखता हूं मैं इसे जनरली। वन सबऑर्डिनेट शुड हैव वन बॉस, जिससे कि उसे किसकी कमांड फॉलो करनी है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर किसी जूनियर के एक से ज्यादा बॉस होंगे, देन he will be confused whose command is to be followed and whose is not to be followed। तो वो confusion ना हो, वहां लगाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर एक वर्कर, एक सेलमैन है, उसे सेल्स मैनेजर कह रहा है कि आप 10% डिस्काउंट दो, मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है 5% डिस्काउंट दो, देन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा, वो प्रिंसिपल ब्रेक हो गया कि किसकी कमांड फॉलो करें। समझ आ गई बात? यूनिटी ऑफ कमांड। दूसरा प्रिंसिपल कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिससे हर डिपार्टमेंट एक अपना काम करे और वो उसी काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। हम सेम एफर्ट से ज्यादा वर्क कर पाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि हमें हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और रिलीजन। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर दो वर्कर, एक ज्यादा काम कर रहा है, एक कम काम कर रहा है और दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, वहां पे भी ये प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। क्यों? इक्विटी का मतलब क्या है? जो जितना काम कर रहा है उसके साथ उतना ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, दैट इज इक्विटी। ऐसा तो फिर जो कम काम कर रहा है उसको सेम सैलरी दी गई तो इक्विटी तो नहीं हुआ ना फिर। क्लियर? आगे चलते हैं। स्पिरिट डी कॉप्स, इसका मतलब होता है टीम वर्क। इस प्रिंसिपल में लिखा है कि टीम वर्क इज ऑलवेज मोर एंड बेटर देन द इंडिविजुअल वर्क। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, कि काम मैंने नहीं किया, काम हमने किया है, क्योंकि टीम का काम हमेशा इंडिविजुअल वर्क से ज्यादा और अच्छा होता है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कि वर्कर को सैलरी हमेशा फेयर देनी चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट होके अपनी तरफ से बेस्ट दे सके। क्योंकि अगर किसी वर्कर को अंडर पेड पेमेंट होगी, यानी सैलरी कम दी जाएगी, ही विल बी डिससेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड पर्सन कैन नेवर कॉन्ट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम। वो अपनी तरफ से अच्छा काम कभी नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। इनिशिएटिव। बेटा इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। काम को स्टार्ट करना अपने आप से।
ये एक इंटेलिजेंट पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने आप से काम शुरू नहीं कर पाता। बट एक मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपने प्लान्स खुद ड्रॉ करें और खुद कैरी आउट करें, जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से कैरी आउट कर सके। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब फिक्स करें, टेन्योर मतलब क्या, टाइम पीरियड ऑफ पर्सनल, कि उन्हें सेटिस्फैक्शन दें कि हम आपको जॉब से नहीं निकालेंगे। क्योंकि अगर वो डिससेटिस्फाइड होंगे कि मैं जॉब से कभी भी निकल सकता हूं, तो इस टेंशन में ही कैन नेवर कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम। तो ही शुड बी, हिज टेन्योर शुड बी फिक्स्ड। नेक्स्ट इज ऑर्डर। यहां पे ऑर्डर का मतलब कमांड देना नहीं है, यहां पे ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस। देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक चीज सही जगह पे होनी चाहिए, जिससे कि किसी चीज को या किसी इंसान को ढूंढने में हम टाइम या पैसा वेस्ट ना करें। तो हमने 8 प्रिंसिपल पढ़ लिए। कुछ बच्चों को होता है कि सर मैं होल्ड कैसे करूंगा। पहला, एक का एक। दूसरा, डिवीजन ऑफ वर्क, बांट दिया, फिर इन लोग सबको मिला दिया। इक्विटी, इनकी टीम बन गई। अब टीम में जिसने सबसे अच्छा काम किया उसको सैलरी डिसाइड करी। जिसको सैलरी अच्छी मिली उसने इनिशिएटिव लिया, काम शुरू कर दिया खुद ही, क्योंकि वो खुश है अपनी सैलरी से। जिसने से काम शुरू कर दिया सबसे पहले, हमने उसकी जॉब फिक्स कर दी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब 7 हो गए, यहां पे 8 पे 2 ओ है ना, तो 8 पे है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहां पे कमांड देना नहीं है, ऑर्डर का मतलब है देयर शुड बी प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। अब बात आती है 9th प्रिंसिपल। 9th इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को फ्यू हैंड्स में रखना एट द टॉप लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को बांटना एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन को ना तो सेंट्रलाइज होना चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइज होना चाहिए पूरी तरह से। इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि मेजर डिसीजन शुड बी सेंट्रलाइज एंड रूटीन डिसीजन शुड बी डिसेंट्रलाइज, जिससे कि बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो 1 पे यूनिटी ऑफ कमांड, 10 पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब हर हेड का एक प्लान होना चाहिए। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रोडक्ट में डील करती है, कॉस्मेटिक, मेडिसिन। कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन की दोनों की अपनी अपनी मार्केटिंग है, अपनी अपनी फील्ड है, तो दोनों का अपना एक प्लान होता है। दैट इज 1 हेड 1 प्लान, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, के एक ही डायरेक्शन में काम करे सब। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बेटा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर के ज्वाइन करने का कुछ इंटरेस्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरेस्ट होता है। अगर वो दोनों के इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर दोनों के इंटरेस्ट अलग डायरेक्शन में, देन देयर गोल शुड बी रिकनसाइल्ड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को क्या करना है, सबऑर्डिनेट, और किसको इंपॉर्टेंस देनी है, जनरल इंटरेस्ट को। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। ये 12th पे आता है, स्केलर चेन। इसका मतलब क्या होता है, सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीनियर टू जूनियर। जब इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस में चले, ए से बी, बी से सी, सी से डी, या फिर ए से ई, एफ, जी, जब एक सीक्वेंस में ऑर्डर में चलती है, स्केलर चेन होती है। बट ए ने अगर डी ने जी से बात करनी है, सी, बी, ए, ई, एफ, जी, यही फॉलो करना पड़ता है, दिस इज स्केलर चेन। पर अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी डी कम्युनिकेट्स विद जी, इमरजेंसी के केस में, इस शॉर्टकट को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ये कब फॉलो किया जाता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल डी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, जी इलेक्ट्रीशियन है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कहीं पे स्पार्किंग हो रही है जिससे आग लगने का खतरा है, तो वो ऐसे सीक्वेंस में घूम के जाएगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। वो शॉर्टकट फॉलो करता है, जी से बात करता है, दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक। आगे चलते हैं, डिसिप्लिन। बेटा यहां पे डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन तो है, पर सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। यहां पे डिसिप्लिन ऑल्सो मीन्स ऑनरिंग द कमिटमेंट, कि अपनी कमिटमेंट को पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल वर्कर से मैनेजमेंट ने कहा कि आप आज से 1 घंटा फालतू काम करिए, हमें एक ऑर्डर पूरा करना है। वर्कर मान गए, उन्होंने पूरा काम किया। अब मैनेजमेंट ने कहा था कि अगर हमारा ऑर्डर पूरा हो गया तो हम सबको बोनस देंगे, और वो टारगेट वर्कर ने ऑन टाइम पूरा कर दिया। नाउ इट इज द टर्न ऑफ मैनेजमेंट कि वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करे। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट, अथॉरिटी मीन्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, यानी कि जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू डू द असाइन टास्क।
देखो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का होना जरूरी है। अगर किसी के पास एक्सेस अथॉरिटी है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पावर है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इससे क्या होगा, आप कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। सोचो आपके पास पावर है, आप प्रिंसिपल हैं एक दिन के, बट आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट लाएंगे। ऑन द अदर हैंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, जिम्मेदारी बहुत है पर पावर नहीं है, पढ़ाना है, सिलेबस पूरा करना है पर कुछ कहना भी नहीं है, तो काम ऑन टाइम कभी भी पूरा नहीं होगा। तो होपिंग ये प्रिंसिपल आपको समझ आ गए होंगे बेटा, होल्ड भी हो जाएंगे। आपको मैंने यहां तक बता दिए थे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तक, उसके बाद सिर्फ 4 है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये याद करो। 12 पे स्केलर चेन, ये डायग्राम, 13 पे डिसिप्लिन एंड 14 पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात आती है सिर्फ 2 टॉपिक, इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी लिख दी। फीचर्स की शॉर्ट फॉर्म है UCBFGBF। U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये जो प्रिंसिपल है पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। दूसरा कंटिंजेंट, यानी कि ये प्रिंसिपल कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मींस मे और मे नॉट हैपन। सारे प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में लगे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। 2 B है, 2 F है। B स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल इन नेचर, दूसरा बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिहेवियरल इन नेचर का मतलब कि जो प्रिंसिपल हैं ये एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करते हैं। जब इक्विटी का ट्रीटमेंट होगा तो सबका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा ना। दूसरा बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि ये प्रिंसिपल पहले ही बता देते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये इफेक्ट होने वाला है। अगर आप सबको फेयर रेम्युनरेशन दोगे तो मोटिवेट होके अच्छा काम करेंगे, तो बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा करोगे ये होगा, पहले ही बता देता है। फुलफिल सोशल फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि प्रिंसिपल्स जो हैं एक्सपेरिमेंट्स कर करके बने हैं, ये प्रिंसिपल ओवर द नाइट डेवलप नहीं हुए हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि प्रिंसिपल चेंज हो सकते हैं एज पर द चेंजिंग सिचुएशन। और लास्ट है जनरल गाइडलाइंस, यानी कि प्रिंसिपल कोई रिजिड सोल्यूशन नहीं है, ये कोई एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो ये 7 इसके फीचर्स हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कंटिंजेंट, बिहेवियरल नेचर, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फ्लेक्सिबल, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन और जनरल गाइडलाइंस। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस की शॉर्ट फॉर्म बहुत तरीके से बनाई है। इंपॉर्टेंस तो हमारे एग्जाम के लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वहां पे 1 मिनट रुकते हैं, और रुकने को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप, स्टॉपी FM, वेयर S स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक डिसीजन। बेटा साइंटिफिक डिसीजन बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट्स करके बने हैं तो इससे जो भी डिसीजन होंगे वो साइंटिफिक होंगे, ठीक है, पहला। दूसरा T से जो है ये दूसरे वर्ड से पिक किया, पहला वर्ड है मैनेजिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब ये जो प्रिंसिपल हैं ये मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेट करते हैं और रिसर्च करते रहते हैं कि नया काम कैसे आसान करना है। O से है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि प्रिंसिपल रिसोर्सेज का वेस्ट कभी भी नहीं होने देंगे क्योंकि इनको पता है कि रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। P प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की रियलिटी पहले ही बता देते हैं। जैसे आपको मैंने प्रिंसिपल बताया क्या, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आपको समझ आया कि अंदर क्या होता होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी आप मैनेजर नहीं बने बट आपको पता लग गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि लोगों को अच्छी रेम्युनरेशन चाहिए, यानी कि अच्छी सैलरी चाहिए। अगर अच्छी सैलरी नहीं होगी तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और वो छोड़ के चले जाएंगे। तो हमें अंदर की रियलिटी पहले ही बता देता है। तो हेडिंग है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ई से है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आप इन प्रिंसिपल्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कंट्रोल बहुत इफेक्टिव अच्छे से कर सकते हैं। एफ से फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसके फायदे ये हैं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचता, ये सोसाइटी की जरूरतों को भी पूरा करता है। और लास्ट में एम से है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि ये प्रिंसिपल जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, एनवायरमेंट में चेंज आता है, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है। तभी हेडिंग है
मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। वो तो पहले प्रिंसिपल ने बता दिया। जैसे जैसे अपने आप को चेंज करता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, ये खुद को चेंज करता है, क्योंकि ये रूल ऑफ थंब नहीं है। ये नए नए टेक्निक डेवलप करता है जिससे काम आसान हो जाए। तो बेटा होपिंग ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और आप होल्ड कर पाएंगे। इस वीडियो को आप देखें, समझें और जितनी बार सुनेंगे आपको चैप्टर और आसान लगेगा। जैसा भी लगा हो चैप्टर मुझे बताना, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।